हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीटेट की और उसी साथ में अदर स्टेट टीटी की, विच इज़ क्रूशियल फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करेंगे आज चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक बच्चा जब अपनी मातृभाषा में सीख रहा है तो दूसरा बच्चा वही भाषा जो है वो द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, कौन सी टाइप की मिस्टेक्स जो है वो कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन, सरलीकरण, विकासात्मक या फिर अत्यधिक संशुद्धता। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा देखिए पहला बच्चा जो मातृभाषा में सीख रहा है यानी कि मदर टंग में सीख रहा है, जबकि दूसरा जो बच्चा है वो उसी भाषा को क्या है सेकेंड एज ए लैंग्वेज में सीख रहा है ना, उसकी सेकेंड लैंग्वेज में सीख रहा है, द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों में जो विकासात्मक त्रुटि है वो हो सकती है, यानी उनके विकास में जो है ना वो चेंजेस आ सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि दोनों जो है वो उसी भाषा को सीखने के प्रथम चरण पे है, एकदम स्टार्टिंग की फर्स्ट स्टेज पे है। और यहाँ पे जो संशुद्धता की जो प्रक्रिया है वो करेक्शन की, यानी कि हम संशुद्धता मतलब क्या होता है एग्जैक्टली करेक्शन के लिए जो ये अपनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है ना विकासात्मक जो चेंजेस है हो सकता है जो बच्चा मदर टंग में सीख रहा है वो जल्दी सीख जाए, उसके अंदर विकास जो है वो डेवलपमेंट जल्दी हो जाए। और हो सकता है जो इसे सेकेंड लैंग्वेज ऐसा सीख रहा है, जैसे कि हम अगर स्कूल में जाते हैं, जो हिंदी मीडियम का बालक होता है, वर्नाकुलर मीडियम का बालक होता है, उसको जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है डायरेक्टली तो उसे नहीं समझ में आती है, लेकिन वही इंग्लिश उसे अगर मदर टंग में पहले सिखाई जाए तो बहुत जल्दी वो आसानी से उसे सीख पाता है। तो यही है डिफरेंस। आई होप आप इसे को रिलेट कर पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक जो है वो समस्या को समझाने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं, और इन तथ्यों के संकलन से जो बालक में पैदा होता है वो क्या होता है? अभिप्रेरणा, चिंतन, विश्लेषण या फिर भाषा विकास। यहाँ पे जो बालक है वो बालक के जो समस्या है उसको समझने के बाद उन तथ्यों को और सूचनाओं को एकत्र करना और उसके अंदर जो समस्या का हल है उसको खोजने में सहायक होना, और इन तथ्यों के हिसाब से जो संकलन है वो बालक में मौलिक चिंतन, उदारता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना का विकास करता है। यानी कि यहाँ पे चिंतन जो है आपका जो है वो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चिंतन के साथ साथ अगर बात करें तो उसके अंदर जो उदारता है, सहिष्णुता आ जाती है, सहयोग की भावना, ये सब जो है वो डेवलप होती है। अगले क्वेश्चन हमारा है, डैश किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत इन कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। भाई किन कठिनाइयों पे? अभिवृत्ति, समस्या समाधान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना। देखिए समस्या समाधान जो है वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है, कठिनाइयों पे विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। छात्र के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिसमें तनाव, द्वंद्व, संघर्ष, विफलता और निराशा जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, और ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अध्यापक को छात्र में प्रारंभ से ही समस्या समाधान जो है ना इसी विधि का जो है वो अध्ययन देकर उन्हें जो है वो तर्क निर्णय द्वारा जो किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता जो है वो कैपेसिटी जो है वो डेवलप करनी चाहिए, विकास करना चाहिए इसका। तो समस्या समाधान जो है ना यही किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है। तो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की ये प्रक्रिया है, उनको उसी के बारे में डायरेक्टली सिखा दो कि कैसे हमें जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक जो है वो वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक व्यक्तित्व के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जहाँ पे भी नाम आ जाता है पियाजे जी का, तो पियाजे जी के 4 सिद्धांत हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, जो कि आपके चारों ऑप्शन में दे दिए हैं। तो यहाँ पे जिस की बात हो रही है एग्जैक्टली वो है आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि बी ऑप्शन की यहाँ पे बात चल रही है, संवेदी प्रेरक अवस्था। अब इसमें होता क्या है, बालक जो है वो वास्तविक संसार के विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक व्यक्तित्व को तर्क का मूल्यांकन कर लेता है। और यहाँ पे जो है वो संवेदी प्रेरक अवस्था इसकी कब से कब तक होती है? जन्म से लेके यानी कि 0 से 2 वर्ष तक की हम कह सकते हैं, यानी जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। और इस अवस्था में जो बालक है वो अपनी संवेदनाओं से और शारीरिक क्रियाओं से जो है वो ज्ञान को अर्जित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो सामान्यकरण में निहितार्थ है, यानी जनरलाइजेशन, जो जनरलाइजेशन है एग्जैक्टली सामान्यकरण, उसमें निहितार्थ है क्या? प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना, या फिर असमर्थ बालकों के खेल, भ्रमण, व्यायाम आदि को कठोर क्रियाओं से दूर रखना।
देखिए यहाँ पे प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए जब हम सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, इसी को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये आ जाता है। और यानी कि इसका मतलब है सभी विद्यार्थियों को समान टाइप से शिक्षा देना और उनको जो है वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो है वो इंक्लूड करना। तो यहाँ पे जो है वो सबको हमें क्या करना है, प्रतिभाशाली हो या सामान्य बालक हो, सबको कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की जो है वो व्यवस्था करना, यानी कि सारे बच्चों को जो है वो एक ही टाइप से आपको ट्रीट करना है। समावेशी शिक्षा इसी को इंडिकेट करती है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि क्या है? सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि। यहाँ पे अगर बात करते हैं कक्षा के बालक द्वारा जो मतलब स्कूल से जो अगर वो बालक जो वो भागने के लिए मतलब भाग जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो इसमें जो अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, केस स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। तो केस स्टडी की यहाँ पे बात करते हैं। व्यक्तित्व अध्ययन के द्वारा होता क्या है, बालक के सभी पक्षों का व्यापक एवं सूक्ष्म गहन हम अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, एकदम माइक्रो टाइप से जो है वो उनका जो है वो हम ऑब्जर्व उनको कर पाते हैं कि एग्जैक्टली बच्चा ये सब कर क्यों रहा है। केस स्टडी जो है वो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है किसी भी स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज गैदर करने के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो कक्षा का एक बालक जो अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है, क्यों? अब ईर्ष्या तो भाई छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बड़े लोगों में इतनी होती है तो कूट कूट के भरी होती है बच्चों में भी। माता पिता जो है वो छोटे भाई को अधिक प्यार करते हैं, इसलिए भाई छोटा था, उसे चीज़ों को बांटने का डर रहता है, या फिर भाई को माता पिता के ध्यान की आवश्यकता थी। देखिए सबसे बेस्ट इसका जो ऑप्शन है ना, ईर्ष्या क्यों करता है भाई एक छोटा सा बालक, उसको क्या है, कक्षा का जो बालक है उसके छोटे भाई बहन से ईर्ष्या करने का मेन कारण यही है कि उसको लगता है कि भाई उसकी चीज़ें जो है ना वो बट ना जाए, चाहे वो प्यार हो, चाहे उसको कोई सामान हो, चाहे कोई चीज़ हो, या फिर ऐसा ना हो कि भाई मम्मी पापा उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हो, मुझे ना कर रहे हो, मम्मी पापा उसे खिलौना दे रहा हो, मुझे ना दे रहा हूँ, उसको ही चॉकलेट मिली जा रही है, मुझे नहीं मिल रही, मुझे सिर्फ डांट मिल रही है। तो ये जो है ना किसी भी चीज़ को बांटने का डर उसे रहता है। ठीक है, और इसीलिए जो वो ना अपने छोटे भाई से छोटे बहन से जो है ना, इनफैक्ट बड़ा भाई बड़े बहन से भी ईर्ष्या होने लगती है। तो ये तो आजकल बड़े बड़े लोगों में भी होती है, तो छोटे तो बच्चे ही हैं भाई। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन जो नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार कौन सा सही है? लड़कों को जो है वो घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को जो है वो घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, या फिर सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए? देखिए यहाँ पे अगर सही ऑप्शन की हम बात करें तो सबसे मेन तो इम्पोर्टेंट यही है कि भाई लड़कों को जो है वो घर के बाहर के कार्यों के साथ साथ जो है वो घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। यही जो है ना आपका बी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, लड़कों को जो है घरों के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। अब जितने लड़के अगर घर के कामों में अगर सहायता करते होंगे, भले वो मार्केट से सब्जी लाने से लेके बर्तन धोने तक हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखें। और यहाँ पे जो है ना, जब लड़कियों को भाई बताया जाना चाहता है कि मतलब लड़कियों को क्या करते हैं, यहाँ पे बताया दें कि भाई लड़कों को जो है वो विज्ञान पढ़ा दो, लड़कियों को जो है वो गृह विज्ञान पढ़ा दो। तो ये क्या, ये तो भाई लिंग रूढ़िबद्धता को जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, और लड़कियों को भाई बताना कि भाई खाली घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, और लड़कों को बता देना कि भाई खाली बाहर के कार्यों में सहायता करो, सब गलत है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ये जो है वो प्रमोट करता है। तो यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर होगा ये कि भाई ये लड़कों को जो है वो घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने लोग भाई ऐसे हैं जो ऑनेस्टली हेल्प करते हैं अपनी मम्मा की, सिस्टर की, वाइफ की। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3/3 को 3+3 समझता है, तो वो किस प्रकार से पीड़ित है? डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या फिर अफेजिया? देखिए डिस्कैल्कुलिया जो है ना, यही एक बच्चे की जो सीखने से जुड़ी हुई एक विशिष्ट विकलांगता है कह सकते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो बच्चा है ना, जो अंक है उसमें बार बार जो है वो मतलब मेन चीज़ें जो है ना कॉन्सेप्ट्स भूल जाता है। मतलब नंबर्स तो याद रह जाएंगे, कभी साइंस भूल जाएगा, और कभी 3 को वो 6 भी कर देता है, ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना चीज़ें ऐसे ही हो जाती है कि भाई 3/3 दिया था, लेकिन बच्चे को ये बाई लगने के बजाय मतलब इंटू लगने के बजाय वो हो जाता है प्लस वहाँ पे, और फिर वो 3+3 6 लेके चले जाता है, और फिर टीचर्स को रॉन्ग दे देती है। तो ये कॉमन सी चीज़ें बच्चों के साथ ये मोस्टली हो जाती हैं वैसे भी, और जब ये अधिक मात्रा में होने लगे तो समझ जाओगे भाई वो डिस्कैल्कुलिया का शिकार है।
चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई बच्चों को शैक्षिक जो भ्रमण है इस पर ले जाना जरूरी है, क्योंकि ये जो है वो विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर में शामिल है। इसके लिए सरकार धनराशि आवंटित करती है। यह बच्चों के अनुभव आधारित सीखने का सशक्त माध्यम है, या फिर ये बच्चों के मन को जो है वो तरोताजा करने का जो ये एक माध्यम है। तो देखिए शैक्षिक भ्रमण का तात्पर्य होता है कि भाई उन स्थानों से बच्चों को जो है वो परिचित कराना विषयों में पढ़ने से, और उन स्थानों को देख के या फिर उन वस्तुओं को छू कर जो है एक्सपीरियंस कराना, अनुभव कराना, कि बालक की जो इंद्रियां हैं उनको प्रेरणा देते हैं, और बालक को जो है वो निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें अवलोकन शक्ति का जो है वो विकास करते हैं, डेवलप करते हैं। और शैक्षिक भ्रमण से क्या होता है, बालकों को जो सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनको एक्सपीरियंसेस जो गेन करते हैं वो उनको दूसरों से जो प्राप्त एक्सपीरियंस है वो उनकी अपेक्षा कहीं बेहतर होते हैं, कहीं ज़्यादा हद तक बेटर होते हैं। तो वो मतलब खुद से सीख पाते हैं। तो ये बच्चों के जो अनुभव होते हैं ना, एक्सपीरियंस आधारित सीखने का जो सशक्त माध्यम है, एक कह सकते हैं मीडियम है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, सैद्धांतिक रूप से जो रचनावाद है शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पे बल देता है, सूचनाओं को पुनर्स्मरण द्वारा जांच करने पे बल देता है, शिक्षण की महान भूमिका की जानकारी देता है, या फिर विभिन्न व्यवहारों पर उसके द्वारा किए गए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सैद्धांतिक रूप से जो रचनावाद शिक्षार्थी है, इनको दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पे ही ये जो है वो बल देता है। यानी कि जो आपका पहला उत्तर है ना, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पे ये जो है वो उनको बल देता है, मोटिवेट करता है। रचनावाद जो है वो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा शास्त्र का ये आधारभूत जो है वो सिद्धांत है, और इस व्यवस्था में, इस अरेंजमेंट में जो बच्चों के एक्सपीरियंस है, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनको जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको सेंटर में रख के जो है वो पठन पाठन हेतु जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ये यहाँ पे होता है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, सामाजिक होती है, या फिर व्यक्तिगत होती है। देखिए बुद्धि तो जो है वो एक जन्मजात क्षमता होती है, और कुछ व्यक्ति जो होते हैं ना जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं, और कुछ जो जन्म से ही मूर्ख होते हैं। अब ये जो है ना ये वंशानुक्रम के द्वारा होता है। अब बुद्धि की विशेषता क्या होती है, प्रत्येक प्राणी में समान रूप से बुद्धि नहीं पाई जाती है। विकास क्रम में जो प्राणी जितना ही निरंतर रहता है, जो भी एकदम निम्नतर रहता है, उसमें बुद्धि की क्षमता उतनी कम रहती है। अब जैसे जैसे विकास सीढ़ी वो जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अग्रसर होने लगता है, इंप्रूवमेंट होने लगता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि की क्षमता जो है वो कैपेसिटी बढ़ने लगती है। तो ये जो है वो जन्मजात होती है, ठीक है। ये जो है वो अर्जित या फिर सामाजिक या फिर व्यक्तिगत नहीं होती है। तो बुद्धि की प्रमुख विशेषता जो है ये क्या है, वो जन्मजात है, बर्थ बॉर्न होती है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, तो इसका मेन मोटो क्या है, विशेष शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या फिर समावेशी शिक्षा। देखिए ये जो है आपकी समावेशी शिक्षा की जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की ये बात करता है। समावेशी शिक्षा ये आपका ऑप्शन है, यही आपका जो है वो करेक्ट उत्तर होगा। अब समावेशी शिक्षा मतलब होता क्या है, ऐसी शिक्षा जहाँ पे सामान्य बालकों के साथ, जनरल स्टूडेंट्स के साथ, कॉमन स्टूडेंट्स के साथ जो है वो अशक्त बालकों को, यानी कि जो थोड़े से इनकैपेबल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक साथ कक्षा में बिठा कर जो है वो शिक्षा दी जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कहते हैं। और यही अगर हम बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की, तो यहाँ पे क्या होता है, एकीकृत शिक्षा में एक प्रकार की ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें एकीकृत स्कूल में कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है और अन्य पृष्ठभूमि जो बच्चे हैं, वयस्क हैं, वो एक साथ यहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें जो है वो शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर विशेष शिक्षा की हम बात करें तो ये क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से जो अक्षम छात्र होते हैं उनको विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम चला के शिक्षित करना, ये जो है विशेष टाइप की शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है भाई वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ जो है पढ़ाना चाहिए, तो इसका मेन मोटो क्या है, समावेशी शिक्षा को हम प्रमोट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालकों का जो चिंतन है किसके द्वारा जो है वो प्रदर्शित नहीं होता है, तो आत्म केंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, या फिर व्यक्तित्ववाद। देखिए बालकों का जो चिंतन है वो आत्म केंद्रिता की यहाँ पे हम बात करते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस के द्वारा जो वो प्रदर्शित नहीं होता है, यानी कि आत्म केंद्रिता की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चिंतन का आरंभ जो है वो किसी भी समस्या, कठिनाई या फिर असंतोष अथवा कह सकते हैं इच्छा के उत्पन्न होने पर ही होता है, लेकिन जो समस्या है ना इसके प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रभावित होकर अंतिम रूप से समस्या सुलझाने अथवा उसके निष्कर्ष की ओर ये जो हमें लेके जाता है। तो ए ऑप्शन जो है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाई अधिगम में जो आकलन है वो किसके लिए आवश्यक है।
ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए या फिर पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए हर बच्चे को ये ज्ञात करवाना कि भाई वह क्या कर रहा है और क्या समझाना है, उसके लिए जो सुधार करना है, उसके लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं है, ये बच्चे को जो है ना बल प्रदान करता है। तो प्रेरणा जो है ना ये सबसे मेन काम करती है यहाँ पे। अब उसे जो है वो सक्रिय अध्येता बनाने के लिए उसको हमको क्या करना है, मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, ताकि क्या हो, अधिगम में लगातार जो है वो सुधार कर पाए। देखिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसे और बेल आइकन को भी इसे दबा लें। और इसलिए देखिए होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो प्रेरणा मिलती है ना, तो इसलिए अधिगम में जो है आकलन की आवश्यकता होती है और इससे जो बच्चा है ना इसके अंदर जो है वो प्रेरणा हम दे पाते हैं और अधिगम के जो परिणाम है इसको हम अंकों और ग्रेडों के माध्यम से फिर दिखा पाते हैं। तो यहाँ पे जो अधिगम में आकलन है वो किसके लिए आवश्यक होता है, ये जो है वो मेनली प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट होगा। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।